जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। और आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ठीक है। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निर्माण होता है प्यारे बच्चों। जब आप लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो सही ढंग से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय बहुत ही भयावह स्थिति कह सकते हैं देखने को मिल रही है, जो कि डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, मलेरिया, जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है और प्रभावित भी हैं सभी लोग इससे। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, ठीक है। पिछले क्लास में प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वुड का घोषणा पत्र, उस पर हमने चर्चा किया था। अब उसी क्रम में हम लोग जो पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा आयोग 1882, जिसको हम लोग हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, जो वुड का घोषणा पत्र था और उसमें जो सिफारिशें की गई थी, जो सुझाव प्रस्तुत किया गया था, वो धीरे धीरे कह सकते हैं सरकारी शिक्षा नीति बन गई। और सरकारी शिक्षा नीति बनने के पश्चात आप ये देखते हैं कि इस शिक्षा नीति में जितने विकास की कल्पना की जा रही थी उतना विकास या प्रगति देखने को नहीं मिलता है, जिससे कि भारतीयों और मिशनरियों में दोनों में असंतोष का माहौल देखने को मिला, आंदोलन देखने को मिले। और जो भारतीय शिक्षा के पक्षधर थे, ये जन समूह धीरे धीरे आंदोलन का और व्यापक स्वरूप देखने को मिला, जो कि भारतीय शिक्षा से संबंध रखते थे। और क्योंकि वुड के घोषणा पत्र में जितनी वो कल्पना किए थे कि इतना परिवर्तन हो जाएगा, इतना डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, उतना डेवलपमेंट कहीं ना कहीं वुड के घोषणा पत्र में भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि भारतीय और ईसाई जो मशीनरी थी वो शिक्षा में परिवर्तन चाहते थे और उतना परिवर्तन कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार से अगर ईसाई मशीनरी की बात करते हैं तो वो भी शिक्षा में परिवर्तन चाहते थे। और चूंकि ईसाई मशीनरी जो आप देखे होंगे कि अपने विद्यालयों में जो धर्म से संबंधित शिक्षा दे रहे थे, जो प्रचार प्रसार हो रहा था, जो भारतीयों पर कह सकते हैं कि एक अपना एक बाहुल्य स्थापित किए हुए थे, वो उतना देखने को मिल नहीं रहा था ब्रिटिश शिक्षा के आ जाने से, या कह सकते हैं जो वुड का घोषणा पत्र था उसके आ जाने से। तो वो चाहते थे कि इस शिक्षा में क्या हो, परिवर्तन किया जाए, जिससे कि हम जो है वो फिर से भारतीयों पे अपनी जो पकड़ है वो बना सके। इसलिए ये महसूस किया गया कि फिर से शिक्षा में क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए। तो आप देखते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का नया गवर्नर जनरल बना करके भारत भेजता है, ठीक है, नियुक्त करके भेजता है। भारतीयों ने सही अवसर पा करके शिक्षा के संदर्भ में लॉर्ड रिपन से बात करने की कोशिश की, ठीक है, या अपनी बात को रखने का कहीं ना कहीं निर्णय लिया या फैसला किया। अब भारत में शिक्षा के विकास के लिए बनाई गई जो शिक्षा की सामान्य समिति थी, जो कि प्रतिनिधि कौन कर रहे थे, उस मंडल के लॉर्ड रिपन, जो ये समिति थी उसके जो सदस्य थे वो क्या करते हैं, लॉर्ड रिपन से मिलते हैं और अपनी समस्याओं को लॉर्ड रिपन के सामने प्रस्तुत करते हैं, परिचय कराते हैं। और जब ये परिचय कराते हैं तो लॉर्ड रिपन उनकी समस्याओं को पहले सुनता है, विचार विमर्श करता है और विचार विमर्श करने के पश्चात उन्हें आश्वासन देता है कि सबसे पहली जो प्रतिक्रिया होगी वो शिक्षा व्यवस्था पे ही होगी, या सबसे पहले जो सुधार किया जाएगा वो शिक्षा व्यवस्था पे ही सुधार किया जाएगा। जो पिछली गलतियां हुई हैं उनको सुधारने का प्रयत्न किया जाएगा, ये लॉर्ड रिपन ने कहीं ना कहीं उनको आश्वासन दिया।
ठीक है। फिर 1882 में लॉर्ड रिपन ने गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के सदस्य जो थे सर विलियम हंटर थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का क्या करता है, गठन किया जाता है। और क्योंकि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, हंटर महोदय थे, इसलिए जो आयोग था उसका क्या नाम रखा गया, हंटर आयोग, क्योंकि इन्हीं के नाम पर कहीं ना कहीं यह आयोग रखा जाता है। तो इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि जितना हम शिक्षा व्यवस्था में एक परिवर्तन मान के चल रहे थे कि भारतीय शिक्षा में महाअधिकार मान लिया गया ना, या बहुत हित तक या हितकारी कहीं ना कहीं वुड ने परिवर्तन किए हैं जिससे शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांति आएगी, उतना क्रांति या उतना परिवर्तन कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में देखने को नहीं मिला था। इसको असंतोष को देख करके लोगों में एक कहीं ना कहीं आंदोलन की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई थी, इसलिए लॉर्ड रिपन से लोगों ने मिल करके क्या किया कि अपनी समस्याओं को उनको सामने रखा, और वो आश्वासन देते हैं कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले यही कार्य हम करेंगे। और 1882 ईस्वी में क्या किया गया है, आयोग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष किसको चुना गया भाई, हंटर को चुना गया है। ठीक बात, इतनी बात सबको समझ में आया। अब इसको एक बार पुनः आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि थोड़े बहुत आपके पास नोट्स होने चाहिए। यहाँ से बेसिक से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं शॉर्ट टर्म में, चाहे आप बीएड के स्टूडेंट हो, चाहे बीटीसी के स्टूडेंट हो, या एजुकेशन से आप बीए और एमए कर रहे हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं 60 रूप में 4 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप लोग इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए। ठीक, चलो अब इसके पश्चात प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि भारतीय जो शिक्षा है आयोग 1882 के अध्ययन के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं जिसपे कि अध्ययन किया गया। मार्कर उतना अच्छा नहीं चल रहा है क्या। ठीक है, तो पहला बात इसमें समझ में आता है कि जो भारत की प्राथमिक शिक्षा थी, भारत की प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है इसका पता लगाया जाए। ठीक है, कैसी है ऐसे लिख देते हैं, क्या है नहीं ज़्यादा अच्छा है, बल्कि स्थिति कैसी है इसका पता लगाया जाए। उसके साथ साथ उसमें विकास एवं सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं ना, के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, मान लीजिए। ठीक है, पहले जो अध्ययन का बिंदु था, जो कि जो भारतीय थे उन्होंने जाकर के ये चीज़ें बताई, तो हंटर को लगा कि पहली चीज़ें ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी स्थिति कैसी है, उसमें उसके विकास के लिए, सुधार के लिए क्या उपाय किए जाएं। ठीक है, दूसरी बात
कि सरकार ने माध्यमिक व उच्च शिक्षा पर ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा तो नहीं की है। ठीक है, क्योंकि हंटर को लगा कि क्या ब्रिटिश सरकार ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर ध्यान देकर के क्या प्राथमिक शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया है क्या? विशेषतः जो ध्यान रह जाता है वो माध्यमिक या उच्च शिक्षाओं पर ज़्यादा रह जाता है, और बेसिक सी जो हम मानते हैं शिक्षा का बेस, क्या उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है क्या? तो इस पर भी अध्ययन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तीसरी बात जो समझ में आती है वो ये है कि जो कह सकते हैं राजकीय विद्यालय थे उनकी स्थिति कैसी है, इस पे भी अध्ययन करने की जरूरत थी। राजकीय विद्यालयों की स्थिति कैसी है। ठीक है, ये चेक किया जाए, और उसके साथ साथ सरकार उसके संबंध में एक नीति भी बनाए या बनाई है कि नहीं, ये भी चेक किया जाए कि पहले तो राजकीय विद्यालयों की स्थिति क्या है और सरकार ने इसके लिए क्या नीति अपनाई थी, इसको भी देखा जाए। अगर हो सकता है नीति अच्छी नहीं रही हो तो उसमें सुधार किया जाए, ये बात की बात है। लेकिन अभी ये कहीं ना कहीं अध्ययन करने का मुख्यतः बिंदु ये था कि राजकीय विद्यालयों की स्थिति कैसी है और सरकार ने उस पर क्या नीति बनाई थी। चौथी बात जो अध्ययन का बिंदु बनता है वो ये है कि देश की जो शिक्षा प्रणाली है, देश की शिक्षा प्रणाली में मिशनरियों क्या होता है, मिशनरियों ना, मिशनरियों के विद्यालयों का स्थान कैसा होना चाहिए, ये भी अध्ययन किया गया। ठीक है, पांचवी चीज, देश की जो कह सकते हैं शिक्षा व्यवस्था है, लिख दे रहे हैं उसके बाद समझा रहे हैं। देश की जो शिक्षा व्यवस्था में, दिख रहा है कि नहीं यहाँ तक नीचे तक, देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यक्तिगत प्रयासों के संबंध में सरकार को कैसी नीति अपनानी चाहिए। बहुत सारे आप देखे होंगे कि क्या किए गए, देश में शिक्षा व्यवस्था में व्यक्तिगत प्रयास के संबंध में सरकार की कैसी नीति
कैसी नीति अपनानी चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं चीज़ें देखने की बात हुई। अब देखेंगे तो अपने जो देश में विभिन्न विद्यालय हैं, जो शिक्षण संस्थान हैं, जो महाविद्यालय हैं, उन विद्यालयों में क्या किया, हंटर महोदय ने विभिन्न विभागों में, विभिन्न भागों में जाकर के ये जगहों पे क्या करने का काम किया है, भ्रमण किया। और जो शिक्षा से जुड़े विद्वान थे, जो शिक्षाविद थे, जो विशेषज्ञ थे, उनसे कहीं ना कहीं उनके संदर्भ में बात किया और तत्कालीन जो समस्याएं थी उन समस्याओं को जानने और समझने का प्रयास किया। ठीक है, और समझने के पश्चात शिक्षा नीतियों का गहनतापूर्वक क्या किया है, हंटर महोदय ने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के पश्चात 1833 ईस्वी में, इसको लिख लिए हैं ना आप लोग, अध्ययन करने के पश्चात सन 1833 ईस्वी में एक विस्तृत रिपोर्ट क्या करता है, ये सरकार को प्रेषित कर देता है। ठीक है, और जब प्रेषित करता है तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो रिपोर्ट है ना, वह रिपोर्ट जो है प्यारे बच्चों 770 पेज का है पूरा। कितने पेज का है, या पृष्ठ बोल सकते हैं, 770 पृष्ठों का एक विस्तृत, व्यापक कह सकते हैं ना, व्यापक दस्तावेज बनकर के तैयार होता है, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर फोकस किया गया या फिर विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन किया गया और उसके उपायों को भी सुझाया गया, जिसमें ये महत्वपूर्ण बातें रखी गई कि अगर इस दिशा में सुधार किया जाता है तो जो ये आंदोलन चल रहा है या जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण है वो ये पूछ लिया जाता है कि किस सन में इस दस्तावेज को सरकार के सामने रखा गया था या प्रेषित किया गया था। तो 1833 ईस्वी में एक विस्तृत रिपोर्ट जो कि सरकार के सामने सौंपी गई थी। तो ये कितने पेजों का था, कितने पृष्ठों का था, तो 770 पृष्ठ का कहीं ना कहीं विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था सरकार के सामने। ठीक है, तो ये हंटर महोदय ने प्रस्तुत किया था प्यारे बच्चों। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, फटाफट नोट कर लीजिए। अब फटाफट देख लीजिए हंटर आयोग की सुझाव व सिफारिशें। ठीक है, हंटर आयोग ने शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिया, क्या सिफारिश किया, एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसको नोट करते चले जाइए। ठीक है, पहला है प्राथमिक शिक्षा के संबंध में उसने सिफारिशें दिया। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में सिफारिशें। ठीक दूसरा है कि माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में सिफारिश किया। माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में सिफारिशें। ठीक उसी प्रकार से उच्च शिक्षा के संदर्भ में भी सिफारिश किया गया। ठीक है,
धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में भी सिफारिश किया हंटर ने। उसके बाद आपका स्त्री शिक्षा के संदर्भ में, स्त्री शिक्षा के संदर्भ में सिफारिश किया गया। ठीक, आप पॉइंट को पूरा नोट कर लीजिएगा। उसके पश्चात मुस्लिम शिक्षा के लिए सिफारिश किया गया। मुस्लिम शिक्षा के संदर्भ में सिफारिशें। ठीक है, अब उसके पश्चात आप देखेंगे तो जो मिशनरियों की शिक्षा थी, शिक्षा के संदर्भ में सुझाव दिया गया। यहाँ सिफारिश नहीं किया गया बल्कि सुझाव प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो इतने पॉइंट नोट कर लीजिए सभी लोग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़े से कुछ पॉइंट्स को आपको यहाँ पर इंडिकेट कर दे रहा हूँ। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में जब हंटर ने जब सिफारिश करता है तो भारत सरकार को ये उत्तरदायित्व देता है, कहता है कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो राज्य सरकार को न देकर के वहाँ के जो निकाय हैं, जो लोग हैं, उनको सौंप देना चाहिए था, स्थानीय निगमों को दे देना चाहिए था, या व्यक्तिगत संस्थाओं को ये उत्तरदायित्व दे देना चाहिए था। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्राथमिक शिक्षा को चलाते। दूसरा जो बात करता है प्राथमिक शिक्षा में हंटर सिफारिश करता है कि अनुदान के लिए जो धनराशि दी जा रही है वो उदार हो, मतलब कि जिसको जिस तरीके से मिलना चाहिए उसको मिले। तीसरी बात इसी में यही कहता है कि नियमित समय पर अनुदान की राशि मिलती रहे। चौथी बात कहा जाता है कि अनुदान की जो धनराशि है वो किसी भी परिस्थिति में रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुक जाएगा तो उसका कारण भी स्पष्ट किया जाए, तब जाकर के उस धनराशि को रोका जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये कहा जाता है कि जब प्राथमिक शिक्षा में जब हम अनुदान दे रहे हैं तो अनुदान और राशि देने के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो जब भी किसी विद्यालय को अनुदान के रूप में जो धनराशि दी जा रही है तो उसको शिक्षक के लिए वेतन भी दिया जाए, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के रूप में भी अनुदान दिया जाए, उस विद्यालय के भवन निर्माण के लिए, पुनरुत्थान के लिए भी धनराशि व्यय करनी चाहिए, या अनुदान की जो धनराशि है वो देनी चाहिए। तो ये समझ में आता है कि अनुदान के लिए जो है वो कहीं ना कहीं हंटर जो था वो बहुत पक्षधर था कि अनुदान की जो धनराशि है वो प्राथमिक शिक्षा को कहीं ना सही ढंग से मिलनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो था आपका प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में जो हंटर ने सुझाव दिए थे। ठीक है, इसको जो हमने बातें बताया आप लोगों को वो नोट कर लीजिए। थोड़ा सा कंटिन्यू बोलने से ना गला सूख जाता है, मैं 1 मिनट में पानी पीकर आ रहा हूँ, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए।